नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आफत की बारिश क्या होती है, ये गुजरात के लोगों से पूछिए। वहां लोगों ने कृष्ण की द्वारका नगरी के जल प्रलय में समा जाने के बारे में जो पुराणों में पढ़ा था, कुछ वैसा ही हाल पूरे गुजरात का है। बीते 24 घंटों में गुजरात में सामान्य से 1100% से भी ज्यादा बारिश हो चुकी है। गुजरात को सूखे से बचाने के लिए जो बांध बनाए गए थे, उनमें कई बांध ओवरफ्लो करने लगे। पोरबंदर, राजकोट, सूरत, मोरबी जैसे जिलों में बांधों के गेट खोलने की वजह से बाढ़ का संकट और गहरा गया। लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं। अगर बांधों के गेट नहीं खोले गए तो पानी का दबाव ज्यादा तबाही मचा सकता है। यह सिर्फ काल्पनिक डर नहीं है। गुजरात के मोरबी में 41 साल पहले ऐसा हो चुका है। वहां मच्छू नदी पर 1959 में एक बांध बनाया गया था, जिसके कैचमेंट एरिया यानी पानी के बहाव क्षेत्र 730 वर्ग किलोमीटर। 1972 में मोरबी में ही मच्छू नदी पर एक और बांध बनाया गया, पहले से भी ज्यादा बड़ा, जिसका कैचमेंट एरिया 1929 वर्ग किलोमीटर था। बांध पर 18 गेट भी बनाए गए थे ताकि ज्यादा पानी भरने पर उसे निकाला जा सके। लेकिन अगस्त 1979 में मोरबी के मच्छू 2 डैम के कैचमेंट इलाके में इतनी बारिश हुई कि सारे इंतजाम ध्वस्त हो गए। बांध लबालब भरने के बाद वहां से जो पानी निकला, उसने अगस्त 1979 में 11 अगस्त 1979 को मच्छू डैम के बाएं हिस्से वाले तटबंध का 762 मीटर और दाएं हिस्से के तटबंध का 365 मीटर हिस्सा तोड़ दिया। नतीजा, पूरे मोरबी में भयानक तबाही। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 2005 तक मोरबी में हुई उस त्रासदी को सबसे भयानक बांध हादसे के तौर पर दर्ज किया गया। गुजरात के मच्छू बांध हादसे पर एक फिल्म भी बन रही। उसके रिलीज होने से पहले वहां बारिश ने वैसा ही मंजर पैदा कर दिया। सड़कों पर पानी की धार रफ्तार में जो भी आया वो बहता चला। क्या इस बारिश के जरिए कुदरत किसी बड़ी तबाही की तरफ इशारा कर रही? गुजरात के अलावा देश के बाकी राज्यों में बाढ़ कितनी डरावनी, ये सब देखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से लौटेंगे तो ये भी बताएंगे कि तबाही का ये दौर कितने दिन चलने वाला है। सैलाब के संकट का पूरा ब्यौरा लेकर लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। भंवर का गदर। मॉनसून के बादल जब किसी राज्य को पानी के लिए तरसाने लगे और फिर अचानक उसी राज्य में आफत बरसाने लगे, तो इसका मतलब यही होता है कि कुदरत कहर बरपाने पर आमादा। देश के 2/3 हिस्से में पिछले एक हफ्ते से आसमान ऐसा ही कहर बरपा रहा है। खासकर गुजरात में मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों का बुरा हाल हो चुका है। मौसम वैज्ञानिक भी गुजरात में बारिश का हाल देखकर हैरान है। वहां इस साल मानसून का पहला हफ्ता बिल्कुल सूखा था। सामान्य से 65% कम बारिश हुई। इसके बाद लगातार 2 हफ्ते सामान्य से ज्यादा बारिश हुई। फिर 7 हफ्ते गुजरात के लोग सामान्य बारिश के लिए भी तरस गए। बारिश हुई लेकिन बहुत मामूली। अब पिछले एक हफ्ते से वहां तबाही बरस रही। नदी नाले तो उफान मार ही रहे हैं। सड़कों, गलियों, लोगों के घरों में भी बारिश का पानी देखकर लगता है मानो प्रलय आ गई। मौसम विभाग के आंकड़े बता रहे हैं कि गुजरात में बीते एक हफ्ते के दौरान सामान्य से 350% ज्यादा बारिश हो चुकी। एक झटके में इतना पानी बरसेगा तो तबाही मचाएगा। मुश्किल यह है कि अगले 24 घंटे तक गुजरात के लोगों को राहत मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं। वहां भारी और बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की जा चुकी। मौसम और पर्यावरण के जानकार मानते हैं कि यह संकट रातों रात पैदा नहीं हुआ। विज्ञान की पत्रिका नेचर, उसमें 2017 में एक रिसर्च पेपर छपा था जिसमें बताया गया कि 1950 से 2015 के बीच भारत के बड़े हिस्से में मॉनसून की बारिश में 10 से 20% की कमी आई।
लेकिन मूसलाधार बारिश की दर करीब 3 गुना बढ़, खासकर मध्य भारत के इलाके में। मौसम विभाग के हिसाब से मध्य भारत का मतलब होता है उड़ीसा से गुजरात तक का पूरा इलाका। इसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का विदर्भ और राजस्थान भी शामिल। अचानक भारी बारिश की वजह से बाढ़ की सबसे ज्यादा मार अब साल दर साल इसी इलाके को झेलनी पड़ रही। 2017 में यह रिसर्च सामने आई। उसी साल गुजरात में भारी बारिश की वजह से बाढ़ में करीब 225 लोगों की मौत हो गई। 2018 और 19 में भी गुजरात ने मानसून में तबाही और बर्बादी की मार झेली। पिछले साल वडोदरा की बाढ़ याद है ना? 31 जुलाई 2019 को वडोदरा में सिर्फ 12 घंटे के अंदर 50 सेंटीमीटर बारिश ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। इस वक्त वडोदरा ही नहीं बल्कि करीब करीब पूरे गुजरात का हाल ऐसा। गांव, शहर, सड़क, मकान, मंदिर सब कुछ पानी में डूबा हुआ। कुदरत कहर बरपा रही है, यह सबको दिख रहा। क्यों बरपा रही है, इसका जवाब किसी को नहीं सूझा। गुजरात में जल क्रोध से त्राहिमाम। गुजरात की 277 सड़कें जलमग्न। गुजरात की 44 नदियों में उफान। गुजरात के 68 बांध लबालब। तबाही की बारिश से यूं तो आधा हिंदुस्तान कराह रहा है। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक कुदरत के कहर से लोग पनाह मांग रहे हैं, लेकिन गुजरात पर बादल कुछ ज्यादा ही सितम ढा रहे हैं। गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से नदियां उफन रही हैं। गांवों से संपर्क टूट गया है तो शहरों में नदी का पानी बर्बादी की पटकथा लिख रहा है। सरकारी आंकड़ों की माने तो गुजरात में पिछले 2 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि गुजरात की 44 नदियां तबाही का शोर मचा रही हैं और 41 झीलें सब कुछ जलमग्न करने पर आमादा हैं। इससे पहले कि हम आपको गुजरात से आई सैलाब की डरावनी तस्वीरें दिखाएं, आपको दिखाते हैं कि आखिर गुजरात में संकट के बादलों ने कितना नुकसान पहुंचाया है। लगातार बारिश की वजह से गुजरात का सरदार सरोवर बांध 60.83% तक भर गया है। गुजरात के 68 बांध ऊपर तक भर गए हैं, जिनमें से 17 बांधों को लेकर चेतावनी जारी की गई है। पिछले 2 महीनों के दौरान 13,108 लोगों को बचाया गया है, जिनमें से 2,077 लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है। यही नहीं, बारिश और बाढ़ की वजह से गुजरात की 277 सड़कों को बंद कर दिया गया। स्टेट को अच्छी खासी बारिश, वाइड स्प्रेड रेन मिलेगी अगले 2 दिन में। 3 दिन से रेनफॉल का स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा कम होने का संभावना है, फेयरली वाइड स्प्रेड हो जाएगी। लेकिन आज के लिए एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल वार्निंग दिया गया है गुजरात रीजन में, पाटन, लेकिन बनासकांठा, साबरकांठा, महसाना, ये सारे जगह, इवन अहमदाबाद, गांधीनगर को भी हेवी टू वेरी हेवी रेन होने का संभावना है। सौराष्ट्र कच्छ देखा जाए तो सुरेंद्रनगर, मोरबी, जामनगर, द्वारका, कच्छ में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने का संभावना है। गुजरात में अगले कुछ दिन बादल बेहिसाब बरसने वाले हैं, लिहाजा सावधानी में ही समझदारी है। घर से बाहर ना निकलना ही बेहतर है। लेकिन जरा गौर से देखिए, राजकोट से आया ये वीडियो। सड़क पर बना ये पुल उफनते नाले में समा चुका है। पानी की तेज धार रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को बहा कर ले जा सकती है। तभी 2 लोग इस उफनते नाले को पार करने का जोखिम मोल ले लेते हैं। धीरे धीरे पानी के तेज बहाव में पैर टिकाकर ये लोग पुल पार करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अचानक सैलाब इन्हें बहा कर ले जाता है।
बहते हुए ये लोग काफी दूर तक चले जाते हैं। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से इन्हें बचा लिया जाता है। गुजरात के मेहसाणा, पाटन, सूरत, गिर सोमनाथ, साबरकांठा, अहमदाबाद, गांधीनगर, अरावली और सुरेंद्रनगर जिलों के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। गुजरात के कई जिलों में तो निचले इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। मौसम विभाग ने उत्तर, दक्षिण, पूर्वी मध्य गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र के कई जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई। गुजरात के मोरबी में बारिश से कितना बुरा हाल है, इसकी तस्दीक करती हैं ये तस्वीरें। देखिए कैसे यहाँ कच्छ हाईवे पर पानी का कब्जा हो गया है। पानी का बहाव इतना तेज है कि इसके रास्ते में आने वाली कोई भी चीज टिक नहीं सकती। तो शायद यही वजह है कि ये कार भी बीच मझधार फंस गई। कार सवार पानी के बीच ही सड़क को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में नाकाम हो गया। हालांकि वक्त रहते इस कार में बैठे लोगों को बचा लिया गया, लेकिन गाड़ी लहरों के बीच ही अटकी रही। गुजरात के कई हिस्सों में बाढ़ के हालात बने हुए। फिलहाल हम लोग माड़िया तहसील में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कच्छ को जोड़ती हुई जो मुख्य सड़क है वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है। ये नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे की तस्वीरें देखिए कैसे जो मच्छू 2 बांध है वहाँ से जो पानी छोड़ा गया है उसका पानी का असर देख लीजिए, कितना तेज बहाव यहाँ पर देखा जा सकता है। सामने एक कार है वो भी इसमें बहती हुई दिख रही है। एक कार, हालांकि जो लोग थे उसमें से बचा लिए गए हैं, लेकिन सामने की छोर पे अगर आप देखें तो वहां पर यातायात ठप है। गुजरात के कच्छ से आई ये तस्वीरें भी सैलाब के सितम की गवाही दे रही हैं। बाढ़ की वजह से अब टासा के ज्यादातर गांवों का संपर्क टूट गया है। यहाँ नदियां उफान पर हैं, तो ये उफनती नदियां इंसान के साथ साथ जानवरों को भी बहा कर ले जा रही हैं। ये गायें नदी के तेज बहाव के बीच सड़क के उस पार तक जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन देखिए कैसे सैलाब में एक एक कर ये गायें बहती चली जा रही हैं। पहले एक गाय पानी में बहती है, फिर दूसरी गाय भी पानी में बह जाती है। इस तरह एक एक कर 15 गायें सैलाब की आगोश में चली जाती है। अब डासा में बाढ़ की स्थिति कितनी भयावह है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं, लेकिन प्रशासन से जुड़ा कोई भी अधिकारी अब तक यहां के हालात का जायजा लेने तक नहीं पहुंचा। गुजरात पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया है। इस वीडियो से भी राज्य में बाढ़ की तस्वीर साफ हो जाती है। यात्रा धाम पावागढ़ में महादेव के दर्शन के लिए गए 70 लोग अचानक पानी आने से फंस गए। ऐसा लगा कि ये सभी लोग पानी में डूब जाएंगे, लेकिन स्थानीय पुलिस एक्शन में आई और रस्सी बांधकर एक एक शख्स को बचा लिया। लहरों के बीच इस रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें सिहरन पैदा करती हैं। गुजरात के पाटन में सैलाब का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। यहाँ कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। सड़क पर पानी है या पानी में सड़क पता ही नहीं लगता। लोग जान जोखिम में डालकर सैलाब में समाई सड़क को पार कर रहे हैं। देखिए कैसे इस गाड़ी को ट्रैक्टर के जरिए खींचकर बाढ़ से निकाला जा रहा है। उधर गुजरात के मोरबी में भी पानी के प्रहार से जनता कराह रही है। देखिए कैसे पुल पर पानी है और पानी के बीच ये बाइक सवार दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अचानक बहाव तेज हो जाता है और ये चारों लोग फंस जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये सैलाब से बच नहीं पाएंगे। सैलाब से संघर्ष करते हुए ये किसी तरह पुल को पार कर जाते हैं, लेकिन इस तरह जान जोखिम में डालना इन्हें महंगा भी पड़ सकता था। मोरबी में पिछले कुछ घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले उफन रहे हैं। यहां तक कि शहर में भी पानी घुस आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह सड़कों पर पानी जमा है और गाड़ियां डूब कर जा रही हैं। यही नहीं, लोगों के घरों में भी पानी का कब्जा हो गया है। सोमवार सुबह से ही राजकोट और जामनगर समेत सौराष्ट्र के अधिकांश इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है।
जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। जामनगर जिले के जोड़िया में 14 इंच बारिश हुई है। तो बारिश के बाद की तस्वीरें देखिए। जामनगर का खोडियार मंदिर पानी में डूब गया है। मंदिर के चारों ओर पानी ही पानी है और मंदिर का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही नजर आ रहा है। गुजरात में भारी से बहुत भारी बारिश का सिलसिला जारी। पिछले 24 घंटे में मानसून की औसत से 8% ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। तो आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मतलब ये कि अगले कुछ और दिन गुजरात के लोगों को सैलाब का सामना करना पड़ सकता है। कहीं सूखा, कहीं बाढ़। देश के बड़े हिस्से की कुंडली में ये दोनों संकट डेरा डाल चुके। सरकार को भी पता है। 2002 में जब राष्ट्रीय जल नीति का ऐलान हुआ था, तब उसमें सरकार ने ही बताया था कि देश के छठे हिस्से में हर साल सूखा संकट बनकर मंडराता। वहीं 4 करोड़ हेक्टेयर इलाका बाढ़ के खतरे में, जिसमें औसतन 75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का बाढ़ में डूबना तय ही। 18 साल पहले ही इस बात की जरूरत बताई गई थी कि देश में बाढ़ प्रबंधन की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करनी चाहिए। जो इलाके बाढ़ की चपेट में हर साल आते हैं, वहां बाढ़ नियंत्रण और आपदा प्रबंधन के लिए मास्टर प्लान बनाया जाना चाहिए। इस बात पर जोर दिया गया कि नदियों के तटबंध दुरुस्त करना तो जरूरी ही है, उसके साथ ही बाढ़ का अनुमान लगाने और समय से चेतावनी जारी करने का तंत्र दुरुस्त करना हो, ताकि बाढ़ से बर्बादी कम हो। पॉलिसी बन जाने के बाद भी पानी की मार बंद नहीं हो, बाढ़ से बर्बादी भी कम नहीं। फिर 2012 में एक बार फिर राष्ट्रीय जल नीति का ऐलान हुआ। नई नीति का 10वां बिंदु बाढ़ और सूखा प्रबंधन ही था। उसमें भी इसी बात पर जोर दिया गया कि बाढ़ का पहले से अनुमान लगाने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना जरूरी है। साथ ही सरकार ने यह भी मान लिया कि बाढ़ की चपेट में अक्सर आने वाले सभी क्षेत्रों को बचा पाना संभव नहीं, इसलिए ऐसे तरीके ढूंढने होंगे कि लोग बाढ़ जैसी आपदा झेल सके। कड़वी सच्चाई यही है। राजस्थान से लेकर पश्चिम बंगाल तक लोग भारी बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी बाढ़ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बिहार के 16, यूपी के करीब 1000 गांव में उपनाई नदियां, बिहार के 1600, यूपी के 1000 गांव में उपनाई नदियों का घर-बार नदियां छीन चुकी। फसल बचने की उम्मीद तो लोगों ने पहले ही छोड़ दी। बंगाल के दक्षिणी हिस्से में बाढ़ का संकट गंभीर हो गया। उत्तराखंड में मुसीबतों का पहाड़ टूटना भी बंद नहीं हुआ। बिहार में बाढ़ से जनता बेहाल। मध्य प्रदेश में सैलाब से हाहाकार। राजस्थान में पानी का प्रहार। मानसून के मौसम में कुछ राज्य अभी बादलों के बरसने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के कुछ सूबे ऐसे भी हैं जो बारिश के साइड इफेक्ट झेलने को मजबूर हैं। कुछ राज्यों में तो इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि लोगों के घर तबाह हो गए, बेघर हो गए, कई लोगों की जान चली गई। बिहार और असम में तो हर साल बारिश तबाही का सबब बनती है, लेकिन इस बार तो मरुभूमि यानी राजस्थान भी पानी पानी हुआ जा रहा है। राजस्थान के बांसवाड़ा में एक ट्रक बाढ़ में बह गया। जानकारी के मुताबिक ट्रक के ड्राइवर ने पानी के तेज बहाव के बीच से ट्रक को निकालने की कोशिश की, लेकिन सड़क पर पानी का बहाव इतना तेज था कि ट्रक बाढ़ में बह गया। गनीमत रही कि ट्रक ड्राइवर तैर कर बाहर निकल आया, जिससे उसकी जान बच गई। हालांकि सड़क पर बाढ़ को देखते हुए लोगों ने ट्रक ड्राइवर को वहां से नहीं जाने की नसीहत भी दी थी। इसके बावजूद वो नहीं माना और उसने ट्रक को बाढ़ से निकालने की कोशिश की, और उसकी यही कोशिश भारी पड़ गई और ट्रक पानी के तेज बहाव में बह गया।
राजस्थान के सिरोही जिले में भी लगातार बारिश का दौर जारी है, तो बारिश के बाद परेशानियां भी सामने आ रही हैं। देखिए कैसे सिरोही के पिंडवाड़ा के पैसों नदी में एक टेम्पो फंस गया। टेम्पो में सवार लोग भी बीच मझधार फंस गए। स्थानीय लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद टेम्पो को नदी से बाहर निकाला। वहीं बारिश की वजह से उफनाई पैसों नदी में एक कार भी फंस गई। पुलिस और ग्रामीणों ने करीब 1 घंटे से अधिक देर तक जद्दोजहद के बाद कार को बाहर निकाला। कार में सवार 2 लोग भी बचा लिए गए। दरअसल सिरोही में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे जिले में कई नाले और नदियां उफान पर हैं। राजस्थान से दूर बिहार में बाढ़ से हालात अब भी खराब हैं। गोपालगंज से आई ये तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। जिला प्रशासन के जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक गोपालगंज में 98,000 परिवार अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ से जिले में भारी तबाही हुई है। बाढ़ की वजह से कई लोगों के घर जमींदोज हो गए हैं। जिले में करीब 1 लाख हेक्टेयर में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों को अब तक मदद नहीं पहुंची है। गोपालगंज के 4 लाख लोग अब भी पानी के प्रहार से कराह रहे हैं और सरकारी मदद का इंतजार लंबा हुआ जा रहा है। बिहार के मुंगेर से आई तस्वीरें भी जुदा नहीं। यहां गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के कारण जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस आया है। ग्रामीण अपने मवेशियों के साथ ऊंची जगहों पर आशियाना बनाने में लगे हैं। बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने से सड़क का संपर्क गांव से टूट चुका है। लोग बांस का पुल बनाकर अपने घर से सड़क तक आ जा रहे हैं। लोग अब सड़कों पर टेंट लगाकर डेरा डाले हुए हैं। तो यहां भी सरकार की बद इंतजामी से लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। हो गया, घर से सामान ढोकर लाए, बाल बच्चा को खाने के लिए नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन के चलते कमा नहीं पाते हैं बाल बच्चा को जोड़ने के लिए। बाढ़ का पानी पूरा घुस गया है। बाढ़ का पानी घर में घुसा हुआ है। अगर पानी का यही स्थिति 1-2 दिन में और बढ़ते जाएगा तो स्थिति और भी भयावह हो जाएगी। लोगों के जान माल का नुकसान हो जाएगा, भोजन का दिक्कत हो जाएगा लोगों को। उधर बिहार में अररिया के फारबिसगंज में जल जमाव की समस्या इतनी भयावह हो गई कि सदर रोड के करीब 2000 की आबादी पिछले कई महीनों से जल कैदी बनी हुई। यहाँ कहीं नाला नहीं बनने की वजह से तो कहीं नाले की सफाई ना होने की वजह से शहर के लोग खुद को बंधक जैसा महसूस कर रहे हैं। सड़क पर पानी, गली में पानी और घर के कमरों तक पानी ही पानी नजर आता है। बिहार से सटे उत्तर प्रदेश के बस्ती का हाल भी देख लीजिए। यहाँ का शिबू गांव तो जैसे टापू बन गया है। हजारों एकड़ इलाका पानी में जलमग्न है। गन्ने से लेकर धान की फसल तबाह हो चुकी है। बस्ती में ऐसे सैकड़ों गांव हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं, लेकिन अफसर आते हैं और बैरंग लौट जाते हैं। गांव वालों में खासी नाराजगी है कि सीएम योगी के निर्देश के बावजूद भी उन्हें किसी भी तरह की मदद नहीं मिल रही। बस्ती के हरैया तहसील का सुबका गांव है। आप देखिए पूरा इलाका पानी से पूरा का पूरा जो जलमग्न हो गया। आप देखिए चाहे बिजली के खंभे हों, फसल हो, सब कुछ पानी में समा गया है। जो गांव के जाने का रास्ता है वो पूरी तरह से डूबा है कई किलोमीटर तक। जहां हम खड़े हैं यहाँ से नाव चलती है और इस नाव के जरिए ही लोग गाँव में जाते हैं। सब जोन बाटे पानी भर के वजह सब फसल जोन बाटे बर्बाद हो गई हैं। तो कैसे मछली मार के आप लोग अपना काम मछली मार के अपना काम चला रहे हैं। फसल सब डूब गई, फसल सब डूब गया, सड़ गया। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में बारिश और बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और है। बहराइच में इस गांव की तस्वीरें सैलाब से मची तबाही का सबूत है। देखिए कैसे गांव आने जाने वाले रास्ते पर पानी का कब्जा हो गया है। गांव के अंदर नदी का पानी घुस आया है। हैंडपंप डूब गए हैं। लोगों के आशियाने डूब गए हैं। और तो और पूरी की पूरी गृहस्थी सैलाब में समा चुकी है। के इस गांव में घरों में पानी है और आप देख सकते हैं। देखिए जो लोग छप्पर में रह रहे थे यहाँ से बंधे पर जा चुके हैं। देखिए बाकायदा चद्दर का जो पर्दा टंगा है, पूरे घर के अंदर आपको पानी दिखेगा। इसके अलावा अगर हमारी बाएं तरफ आप देखेंगे, देखिए यहाँ बहुत सारे लोग हैं गांव के जो पानी में ही हैं। दिक्कत बहुत बड़ी देखा जाए सर, पानी में हम सब लोग तैर रहे हैं। यहाँ कोई न सुनवाई है, न कोई है देखने आता है, न कोई सुनने आता है और न कोई हम लोगों को लाभ मिल रही है कोई सरकार की तरफ से। बारिश के साइड इफेक्ट से पश्चिम बंगाल भी अछूता नहीं है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के आउस ग्राम इलाके में एक ट्रैक्टर सड़क से सीधे नदी में जा गिरा। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर में धान लदा हुआ था। बारिश के दौरान रास्ते की मिट्टी गीली थी।
पहले ट्रैक्टर का पहिया मिट्टी में धंस गया, जिसके बाद ट्रैक्टर चालक तो उतर गया, लेकिन कुछ ही मिनटों में ट्रैक्टर नदी में गिर गया। मध्य प्रदेश में तो 24 घंटों में बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सीहोर जिले में सभी नदियां उफान पर हैं। विकास के अभाव वाले इस पिछड़े इलाके में आफत की बारिश तबाही का सबब बन रही है। देखिए कैसे सैलाब में ये ट्रक फंसा हुआ है और उसे ट्रैक्टर से खींचकर निकालने की कोशिश हो रही है। सीहोर जिले में नर्मदा नदी के तराई वाले गांवों का जनसंपर्क मुख्य सड़कों से कट गया है। ऐसे में जिला अधिकारी समेत आला अधिकारियों ने खुद बोट में सवार होकर बाढ़ के पानी से डूबे दर्जन भर गांवों का दौरा किया और ग्रामीणों को सुरक्षित जगहों तक भेजने की व्यवस्था की। आधा हिंदुस्तान इस वक्त बादल, बारिश और सैलाब का सितम झेलने को मजबूर है। लोग दुआ मांग रहे हैं कि आफत की यह बारिश रुके, क्योंकि कोरोना ने पहले ही मुसीबतें बढ़ा रखी थी, तो सैलाब ने इस मुसीबत में और इजाफा कर दिया है। लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून की रात हिंसक झड़प के बाद चीन की सेना की हेकड़ी तो निकल गई, लेकिन चीन की सरकार अभी पैंतरेबाजी से बाज नहीं है। लद्दाख से चीन के सैनिकों को पीछे हटाने के नाम पर आनाकानी जारी है। लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की 5 दौर की बातचीत का भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। वजह है चीन का अड़ियल रवैया। वो पीछे हटने के नाम पर जो शर्तें थोप रहा है वो भारत को मंजूर नहीं। भारत की सेना और सरकार ने दो टूक जवाब दे दिया है कि जब तक चीन के सैनिक अप्रैल 2020 वाली पोजीशन में नहीं जाएंगे तब तक भारतीय सैनिक 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। यही बात कूटनीतिक स्तर पर भी चीन को बता दी गई। चीन इतने से पीछे नहीं हटेगा, इसका एहसास भी है। इसलिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सैनिक पूरे साजो सामान के साथ लंबे समय तक मोर्चा संभालने के लिए भी तैयार है। वायुसेना, नौसेना को भी किसी भी तरह के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार रहने को कहा गया। दरअसल दूसरों की जमीन हड़पने के लिए चीन 2000 साल से इंच इंच करके आगे बढ़ने और मीलों तक कब्जा जमाने की रणनीति पर ही चलता रहा। लद्दाख में भी वो यही चाल चलना चाहता। यहां गलवान घाटी और पेंगोंग त्सो झील के पास फिंगर 8 तक का इलाका भारत का है। चीन भी उस पर अपना दावा ठोकता रहा। इस साल मई में चीन के सैनिक फिंगर 5 से फिंगर 8 तक भारत के हिस्से पर कब्जा करने में जुट गए थे। झड़प की वजह चीन की घुसपैठ ही थी। बाद में चीन की सेना जहां तक पहुंची थी वहीं उसने अपने कैंप बनाए। अब चीन चाहता है कि फिंगर वाले इलाके में दोनों देशों के सैनिक बराबर बराबर पीछे हटे। भारत को यह मंजूर नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर भी चीन के सैनिकों की पुरानी पोजीशन बदल जाएगी। वो LAC पर अपनी पुरानी स्थिति से आगे ही रहेंगे। ये बात भारत ने सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर चीन को साफ साफ बता दी। अब इसी कड़ी में भारत के पहले CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने चीन को बिना लाग लपेट के एक संदेश दिया। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर रणनीति और कूटनीति के मोर्चे पर बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकला तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प भारत के पास है। अंतिम विकल्प है, लेकिन है। गलवान की हिंसक झड़प के बाद प्रधानमंत्री मोदी जब ले गए थे तब सेना के जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता सुनाई। अब CDS जनरल बिपिन रावत की बातों से दिनकर की एक कविता याद आ रही। ढीली करो धनुष की डोरी, तरकश काकस खोलो, किसने कहा युद्ध की वेला चली गई, शांति से बोलो। जनरल रावत ने शांति से यह बात कही। ये कोई धमकी नहीं है, बस चीन को पैगाम है कि अगर चीन को शांति की भाषा समझ में आ गई तो ठीक, वरना लड़ना और जीतना तो हम भी जानते हैं।
को भारत की आखिरी चेतावनी। एलएसी पर बंद करो मनमानी। भारत के सेनापति का ऐलान। एलएसी पर बरसेंगे गोले बारूद। चीन पिछले करीब 6 महीनों से एलएसी पर दादागिरी करने की कोशिश कर रहा है। गलवान में हमारे जाबाज जवान उसे एक बार सबक भी सिखा चुके हैं, लेकिन आदत से मजबूर चीन अब भी समझने के लिए तैयार नहीं है, जबकि भारत उसे बार बार यह बताने की कोशिश कर रहा है कि सीमा पर किसी भी तरह की मनमानी उसे काफी भारी पड़ सकती है, जिसका अंजाम बेहद भयानक होगा। इसके बाद भी चीन बातचीत से समझने को तैयार नहीं हो रहा। गलवान में हुई हिंसा के बाद से ही भारत की कोशिश ये है कि चीन के साथ संबंधों को ठीक किया जाए और इस विवाद को शांतिपूर्ण तरह से सुलझाया जाए। इसी वजह से पिछले 3 महीने में दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। 5 बार तो लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता ही हो गई है। बावजूद इसके चीन मानने को तैयार नहीं है। कई राजनीतिक कोशिशें भी की गई, लेकिन चीन की नीयत में खोट है और इसी वजह से अब भारत के भी सब्र का बांध टूट रहा है। लद्दाख में एलएसी के आसपास लाल झंडे लहराने का चीन का ख्वाब हमारे जवान हमेशा चकनाचूर करते रहे हैं। गलवान में तो उसे अच्छी तरह सबक सिखाया जा चुका है। इन सब के बावजूद चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एलएसी पर जिन जगहों को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद है, उन जगहों को चीन बातचीत में राजी होने के बाद भी खाली नहीं कर रहा। भारत की लाख कोशिशों के बाद भी चीन मानने को तैयार नहीं हुआ, तो भारत ने उसे उसी की जुबान में समझाना शुरू कर दिया है। भारत के पहले ही जवाब ने चीन में हलचल मचा दी है, क्योंकि चीन को उसी की भाषा में पहला जवाब भारत के सेनापति यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने दिया है, जिन्होंने यह साफ कर दिया है कि चीन को उसकी हद में लाने के लिए भारत जंग से भी परहेज नहीं करेगा। एलएसी पर सीमा रेखा को लेकर अलग अलग धारणा होने की वजह से विवाद होता है। सेना के लोग इसका ध्यान रखते हैं ताकि दुश्मन हमारी जमीन पर ना आ जाए। सरकार की कोशिश है कि विवाद को बातचीत से शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा लिया जाए, लेकिन अगर बातचीत से एलएसी पर यथास्थिति बरकरार नहीं होती है तो सेना सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार है। हालांकि सैन्य विकल्प का इस्तेमाल तभी होगा जब कूटनीतिक स्तर पर सभी विकल्प नाकाम हो जाते हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख की ओर से इस बयान का आना यह साबित करता है कि अगर एलएसी पर चीन भारत की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा करने की कोशिश करेगा तो उसकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। इसके साथ ही भारत एलएसी पर चीन की हर हरकत पर बारीकी से नजर रखे हुए है। सीडीएस बिपिन रावत का एलिमेंट इसीलिए भी अहम है क्योंकि तीनों सेनाओं के वो सबसे बड़े अफसर हैं। उनका कहना है कि चीन को सबक सिखाने के लिए सैन्य विकल्प खुले हैं। ये साफ दिखाता है कि भारत ने अब तय कर लिया है कि वो चीन की दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेगा और जरूरत पड़ने पर चीन को उसी की भाषा में सबक सिखाएगा। सीडीएस बिपिन रावत के बयान से यह तो साफ हो जाता है कि अब भारत ने यह तय कर लिया है कि चीन की हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही एलएसी पर चीन ने हमारी जमीन पर कब्जे की जो साजिश रची है उसे भी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए रक्षा मंत्रालय एक स्पेशल मिशन पर भी काम कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अफसर उन सभी विकल्पों के बारे में गहन चर्चा कर रहे हैं जिनसे चीन की सेना को इस बात के लिए मजबूर किया जाए कि वो एलएसी पर यथास्थिति बरकरार करे। बिपिन रावत की इन दोनों बयानों को जोड़कर देखा जाए तो कई बातें साफ हो जाती हैं। पहली तो ये कि भारत चीन को जंग के मैदान में भी जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दूसरी ये कि भारत जंग नहीं करना चाहता और उसकी हर मुमकिन कोशिश यही होगी कि चीन बातचीत से ही मान जाए। तीसरी ये कि भारत बातचीत जरूर करेगा लेकिन अपनी 1 इंच जमीन पर भी समझौता नहीं करेगा। चीन एलएसी पर दशकों से विवाद खड़ा करता रहा है, लेकिन इस बार
भारत ने जिस तरह से चीन को जवाब दिया है उससे चीन के होश उड़ चुके हैं। चीन अब ये समझ रहा है कि भारत अब कमजोर नहीं रह गया है, इसलिए चीन ने अब LAC पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी है, हथियारों का जमावड़ा शुरू कर दिया है। लेकिन भारत ने भी चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी योजना बना रखी है। गलवान विवाद के बाद से ही चीन को यह समझ आ गया कि भारत से भिड़कर उसने गलती कर दी। इसके बाद उसे यह डर सताने लगा कि भारत कहीं और भी गंभीर पलटवार न कर दे, इसलिए उसने फौरन LAC पर युद्ध जैसी तैयारी शुरू कर दी। चीन की इसी तैयारी को देखते हुए भारत ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और अब हालात ये हैं कि दोनों देश मोर्चे पर डटे हुए हैं। चीन ने ईस्टर्न सेक्टर में LAC के पास अपने 20,000 जवान तैनात किए, जबकि उसने 10,000 रिजर्व जवान रखे हैं, जबकि भारत ने इस इलाके में 30,000 जवान तैयार कर दिए हैं। लड़ाकू विमान की बात की जाए तो चीन ने J-11 और J-16 तैनात किए हैं, जबकि भारत ने सुखोई, MiG-29 और जगुआर LAC के ईस्टर्न सेक्टर में तैनात किए हैं। चीन ने PCL-181 होवित्जर तोप तैनात की है, तो जवाब में भारत की 155 mm होवित्जर सीमा पर पहुंच चुकी है। चीन ने मुकाबले के लिए T-15 टैंक तैनात किए हैं, तो भारत ने जवाब में यहां T-90 टैंक उतार दिए हैं। इसके अलावा चीन ने तिब्बत के इलाके में S-40 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात किया है। दरअसल गलवान हिंसा के बाद चीन ने बहुत तेजी से अपने सैन्य साजो सामान और अपने सैनिकों की संख्या बढ़ानी LAC पर शुरू कर दी। चीन दरअसल इस फिराक में था कि भारत एक छोटी सी लापरवाही करे और चीन उस इलाके पर कब्जा जमा ले। लेकिन जितनी तेजी से चीन ने अपने साजो सामान या सैनिकों की संख्या बढ़ाई, उससे दोगुनी रफ्तार में भारत ने अपनी मजबूती वहां पर दिखाई और इसलिए चीन डर गया, उसके होश उड़ गए और चीन ने अब वहीं पर चुप्पी साध ली। चीन ने भारत की तैयारियों को देखकर अपने कदम रोक भी दिए और गलवान समेत कुछ जगहों से अपने कदम पीछे भी खींचे। लेकिन पैंगोंग झील समेत कुछ जगहों को लेकर अब भी विवाद जारी है। पिछले हफ्ते हुई बातचीत में चीन ने यह प्रस्ताव दिया कि भारत और चीन दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने ठिकाने से बराबर दूरी पर पीछे जाएंगी। लेकिन भारत ने चीन के इस प्रस्ताव को पूरी तरह से नामंजूर करते हुए दो टूक शब्दों में बता दिया कि चीन को पहले पैंगोंग झील में फिंगर 8 के पीछे जाना होगा, इसके बाद ही कोई नई शर्त मानी जाएगी। इस बातचीत में भी बात पूरी तरह से नहीं बन पाई, जिसके बाद भारत के सेनापति ने यह ऐलान कर दिया कि चीन अगर बातचीत से नहीं मानता तो सैन्य कार्रवाई से भी भारत पीछे नहीं हटेगा। धुआंधार कसम किम की। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन एक बार फिर गायब। उनकी बहन किम यो जोंग एक बार फिर उत्तर कोरिया में सत्ता की कमान थामे दिख रही हैं। उत्तर कोरिया में जब भी ये दोनों घटनाएं एक साथ होती हैं तब एक ही शोर उठता है कि या तो किम जोंग उन बुरी तरह बीमार हैं या फिर उनकी मौत हो चुकी। किम जोंग उन और उनकी तानाशाही का अंत होने के बारे में रहस्यों का यह दौर 6 साल से चल रहा। फरवरी 2014 में किम जोंग उन अचानक लापता हो गए थे। करीब 40 दिन तक उन्हें किसी ने नहीं देखा। इस पर हल्ला मच गया कि उत्तर कोरिया में किम जोंग उन का तख्ता पलट हो चुका है। बाद में किम जोंग उन एक छड़ी के सहारे टहलते दिखे। फिर दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसियों ने बताया कि किम जोंग उन की एड़ी का ऑपरेशन हुआ था, इसीलिए वो बिस्तर पर थे, कहीं नहीं दिख रहे। इस साल कोरोना संकट शुरू होने के बाद किम जोंग उन फिर लापता हो गए। यहां तक कि 15 अप्रैल को अपने दादा किम इल सुंग के जन्मदिन के समारोह में भी नहीं आए। इस पर दुनिया भर की मीडिया में अटकलें लगाई जाने लगी कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन कहीं मर तो नहीं गए। उत्तर कोरिया की सबसे गहरी दोस्ती चीन से, और चीन के लोगों ने ही सोशल मीडिया पर बताना शुरू कर दिया कि किम जोंग उन को दिल का दौरा पड़ा था। वहां के डॉक्टर उनकी बाईपास सर्जरी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और जब तक चीन से डॉक्टर पहुंचते तब तक किम जोंग उन के दिल की धड़कनें बंद हो चुकी। इस बार फिर किम जोंग उन अचानक प्रकट हो गए। अब एक बार फिर किम जोंग उन गायब है। उन पर सबसे पैनी नजर दक्षिण कोरिया के लोगों की होती। दक्षिण कोरिया के ही एक बड़े अधिकारी के हवाले से खबर आई है कि किम जोंग उन शायद कोमा में चले गए। उनकी इस बीमारी की वजह भी ढूंढ ली गई, सिगरेट। किम जोंग उन बहुत
उन लोगों में जो बहुत सिगरेट पीते रहे, और दावा किया जा रहा है कि सिगरेट पीने की वजह से उनकी हालत खराब हो। इसलिए किम जोंग उन की बहन ने उत्तर कोरिया में लोगों की सिगरेट पीने की लत छुड़ाने के लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की। अब किम जोंग उन वाकई कोमा में हैं या फिर यह भी उनकी कोई मायावी चाल है, इसके बारे में उत्तर कोरिया में किसी को हिम्मत नहीं कि वो जबान को। कोमा में है किम की हो चुकी है मौत। क्या किम की बहन संभालेंगी गद्दी? या गद्दी के लिए उत्तर कोरिया में होगी जंग? उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को लेकर एक बार फिर पूरी दुनिया में यह चर्चा तेज हो गई है कि किम या तो कोमा में जा चुके हैं या फिर उनकी मौत हो गई। हालांकि किम को लेकर ऐसी चर्चा पिछले कई महीनों से जारी है, लेकिन इस बार किम के कोमा में जाने के दावे को काफी मजबूत माना जा रहा है। क्योंकि यह दावा किया है दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति के एक बेहद करीबी सहयोगी चैंग सॉन्ग मिन ने। उन्होंने किम के कोमा में जाने का दावा दक्षिण कोरिया के एक अखबार को दिए इंटरव्यू में किया है। किम जोंग उन कोमा में है, लेकिन उनकी अभी मौत नहीं हुई है। चैंग सॉन्ग मिन ने यह भी कहा कि किम ने अपनी बीमारी के बाद अपने अधिकार बांट दिए हैं और फिलहाल सभी कामकाज उनकी बहन किम यो जोंग ही देख रही है। हालांकि वो ही किम की उत्तराधिकारी होंगी, ऐसा कहना फिलहाल मुश्किल है। 그동안 이제 9년 통치하면서 정치 스트레스가 많이 높아졌나 봐요. 그래서 그걸 좀 줄이는 차원. 그리고 두 번째는 정책 실패 시 김정은한테 총알이 이렇게 날라오면 그 실패의 책임이 그 리스크가 너무 크다. 이제 국정 전반에 있어서 위임 통치 하고 있다. 그리고 이것은 후계자 결정한 것은 아니다. किम के कोमा में जाने या फिर उनकी मौत होने की खबरों के सामने आने के बाद उत्तर कोरिया से कई ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं जिनसे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि देश में सब कुछ ठीक नहीं है। उत्तर कोरिया में अब धूम्रपान के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी गई। ये मुहिम भी किम की सेहत को लेकर सामने आ रहे दावों को मजबूती देती है, क्योंकि किम सिगरेट पीने के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। इस मुहिम को शुरू करने की वजह आपको बताएं, उससे पहले आपको इस मुहिम के बारे में बता देते हैं। उत्तर कोरिया ने सिगरेट के खिलाफ अभियान तेज कर दिया। देश की एंटी स्मोकिंग रिसर्च सेंटर ने देश के अंदर एक वेबसाइट शुरू की है। इस वेबसाइट का नाम एंटी स्मोकिंग 1.0 है, जिसमें सिगरेट छोड़ने के तरीके बताए गए हैं। हालांकि ये वेबसाइट उत्तर कोरिया के बाहर नहीं खुलती है। इसके अलावा उत्तर कोरिया ने सिगरेट के आयात पर टैक्स बढ़ा दिया है और देश में बहुत से सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध कर दिया। उत्तर कोरिया में सिगरेट के खिलाफ काफ़ी दिनों से अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आधी आबादी सिगरेट पीती है और दुनिया में ये देश सबसे ज़्यादा सिगरेट पीने वालों के रूप में बदनाम है। वैसे तो किम जोंग उन ने भी सिगरेट के खिलाफ अभियान चलाया था, हालांकि वो खुद कभी सिगरेट नहीं छोड़ पाए। अब उनके कोमा में जाने की खबरें और दूसरी ओर सिगरेट के खिलाफ तेज होते अभियान को जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि सिगरेट के खिलाफ यह अभियान किम जोंग की बहन के फरमान पर चलाया जा रहा है। किम के कोमा में जाने और उत्तर कोरिया में सिगरेट के खिलाफ मुहिम तेज होने को इसलिए भी जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि किम की बहन किम को सिगरेट कम करने की नसीहत दिया करती थी। वो जानती थी कि किम का वजन काफी ज्यादा है और इसमें सिगरेट उन्हें नुकसान पहुंचा रही है। हालांकि किम ने अपनी बहन की बात कभी नहीं मानी, लेकिन किम की बहन को कई बार सार्वजनिक स्थानों पर किम के साथ सिगरेट की एशट्रे पकड़े हुए भी देखा गया। इसलिए माना जा रहा है कि किम की बहन किम के कोमा में जाने के बाद पूरे देश में सिगरेट के खिलाफ मुहिम छेड़ चुकी है। हालांकि उत्तर कोरिया में ये मुहिम काफी पुरानी है।
किम के पिता किम जोंग इल सिगरेट पीते थे। बाद में सेहत खराब होने के बाद उन्हें सिगरेट छोड़नी पड़ गई थी। सिगरेट छोड़ने के बाद किम जोंग इल ने मुहिम छेड़ी थी। किम जोंग इल ने ही एंटी स्मोकिंग रिसर्च सेंटर बनाया, लेकिन पिता के मना करने के बाद भी किम ने सिगरेट शुरू कर दी। किम ने अपने पिता की सलाह भले ही न मानी हो, लेकिन उत्तर कोरिया में किम जोंग इल की मुहिम के बाद बहुत से लोगों ने सिगरेट छोड़ दी थी। 담배를 너무 피우다가 건강이 나빠져서 어쩔 수 없이 금연을 해야 되는 상황이었던 것 같고, 나도 끊었으니 당신들도 다 끊으세요 하는 게 요지였던 것 같은데. उत्तर कोरिया दुनिया का ऐसा देश है जहां सिगरेट पीने वालों की संख्या दूसरे देशों से काफी ज्यादा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े देखे जाएं तो उत्तर कोरिया में आधी से ज्यादा आबादी सिगरेट का नशा करती है। इस संख्या में गिरावट किम जोंग इल के अभियान के बाद जरूर आई थी। 2013 में उत्तर कोरिया में 52.30% आबादी सिगरेट के नशे का शिकार थी, जबकि 2015 में इसमें काफी गिरावट हुई और 43.90% आबादी ही सिगरेट की लत के शिकार पाई। उत्तर कोरिया में सिगरेट पीने वालों की इतनी बड़ी आबादी का होना किसी को भी हैरान कर देता है, लेकिन उत्तर कोरिया को समझने वालों का मानना है कि इसके पीछे एक बड़ी वजह है। 북한 사람들이 요가 시간에 할 수 있는 그런 오락이나 유희, 휴식 이런 것들이 많지 않아요. 운동이라 할지 아니면은 뭐 용화복이라고 할지 없기 때문에 담배하고 술에 이제 많이 빠져 사는 거죠. 그래서 뭐 엄청나게 많이 피우죠. 10년 전, 20년 전에 비해서는 이제 여성들도 많이 피우고 있다 이렇게 보시면 됩니다. किम के पिता ने जब देश में अभियान चलाया तो उन्होंने भी बहुत से सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने पर पाबंदी लगा दी। इसके बावजूद लोग चोरी छिपे सिगरेट पिया करते थे, जिसकी काफी कड़ी सजा भी दी जाती थी। 너무나 많이 피우고 있으니까 잘 지켜 앉을 것 같고요. 그 다음에 이제 구면 정책이라고 해도 강제적으로 시키지는 못합니다. 이제 자발적으로 참여를 이끌어내고 사무실 다니면서 자터리 검열하고 이제 자터리 치우게 하고 뭐 이런 식으로 통제는 하고 있지만은 무조건 못 피우게 한다. 이거는 이제 말이 안 돼요. किम जोंग इल की मौत के बाद उनके बेटे किम जोंग उन ने गद्दी संभाली। किम खुद सिगरेट पीने की लत के शिकार है। शायद यही वजह थी कि सिगरेट के खिलाफ देश में मुहिम कमजोर पड़ गई। अब एक बार फिर सिगरेट के खिलाफ अभियान छेड़े जाने से ये अंदेशा जताया जा रहा है कि उत्तर कोरिया में कमान अब किम की बहन किम यो जोंग के हाथ में आ गई। उत्तर कोरिया में किम जोंग उन के गद्दी पर रहते हुए सिगरेट के खिलाफ अभियान शुरू होना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये मुहिम उत्तर कोरिया में शुरू हुई है। इसीलिए ये तय मान लीजिए कि या तो किम जोंग उन के पास अब सत्ता की चाबी नहीं है या फिर उनकी ताकत काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। इसीलिए किम जोंग उन के कोमा में जाने और उनकी बहन के सत्ता में आने की खबरों को मजबूती मिलती है। दरअसल किम जोंग उनकी सेहत को लेकर अफवाहों का बाजार इसी साल से गर्म होना शुरू हो गया। सबसे पहले इस साल किम उस वक्त सुर्खियों में आए जब 12 अप्रैल को किम जोंग उनके दिल के ऑपरेशन की खबर सामने आई। तब दावा किया गया कि उत्तर कोरिया के ही यांगसान के अस्पताल में उनके दिल का ऑपरेशन किया गया। बताया गया कि सिगरेट पीने और मोटापे की वजह से उन्हें दिल की बीमारी हुई। इस ऑपरेशन के बाद किम की हालत बिगड़ गई और कहा गया कि वो कोमा में चले गए, जिसके बाद ये भी खबर आई कि उनकी देखभाल के लिए चीन से डॉक्टरों की एक टीम आई। किम इस बीच अपने दादा के जन्मदिन के कार्यक्रम में भी नहीं दिखे, जिससे किम के कोमा में जाने की खबरों को और बल मिला। किम एक कंपनी के उद्घाटन में नजर आए, लेकिन उसके बाद से वो फिर लापता हो गए और अब फिर से किम के कोमा में जाने की खबर है। किम अगर वाकई कोमा में हैं तो इसके कई पहलू हो जाते हैं, क्योंकि उत्तर कोरिया एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है और वहां किम का इशारा ही कानून होता है। ऐसे में अगर किम कोमा में हैं तो परमाणु हथियारों की कमान किसके हाथ में है और वो सुरक्षित हैं भी या नहीं, ये दुनिया के लिए किसी सिरदर्द से कम नहीं।